तो हम लोग अभी तक देखे थे कि डेवलपिंग स्टेज, ये इनिशियल स्टेज, डेवलपिंग स्टेज और उसके बाद के डेवलप्ड स्टेज। तो इसमें तीनों को ये जो रिलैप्सिंग करते कंडीशंस है, इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको देखने के लिए डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि वहाँ पर कोई ना कोई तो पीछे में कोई उसका मेंटेनिंग फैक्टर्स है जो कि अनसीन है, जो दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो अब आकर के 11 पैराग्राफ में कहते हैं कि ये सारे चीज को देखने के लिए मुझे कई एक साल लगे, है ना। और ये एक जितने भी ऑब्जर्वेशन है, लोग इस तरह से देखा नहीं था कभी। और जितने भी ऑब्जर्वेशन है, इसको देखने के बाद में मैंने ये कहा, देखा ये सारे जो है सब जो मैं बात कर रहा हूँ एविडेंस बेस्ड है, यानी कि उसके प्रमाण हैं। प्रमाण क्या है कि हम लोग रोगी जब देखते हैं तो रोगी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग रोगी आते हैं तो कम्प्लीटली ठीक हो गए, लेकिन कुछ पुराने रोगी आए जो कि कुछ बीमारी से सफर कर रहे थे, किए थे पहले, और उसके बाद में उनका ठीक नहीं होते हैं, लेकिन हमने उस इतिहास को जाना नहीं, है ना। तो ये इससे क्या हुआ कि वो ठीक नहीं होता है। इसलिए कहा कि हमने ये सारी चीज को नोट किया। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि जब आप केस टेकिंग नहीं करते हैं, केस हिस्ट्री अगर मेंटेन नहीं करते हैं, तो इस चीज की जानकारी नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा कि केस टेकिंग करने, केस का रिकॉर्ड्स को देखने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में मैंने इसके एविडेंस तैयार किया, और एविडेंस के आधार पर मैं ये बात करने के लिए सक्षम हूँ, है ना। तो 11 कॉलेज में ये बता रहे हैं कि मैं ये सारी चीज जो है तो मेरे सक्षम कर। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों को देखने के लिए 12 में वो कहते हैं इन सभी चीजों को देखने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का जरूरत होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कहने का मतलब क्या होता है? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का मतलब केवल सिमिलियम नहीं होता। होम्योपैथिक और डिजीज क्या होता है? डिजीज बहुत सारे होते हैं। डॉक्टर हेनीमैन ने बहुत सारे लोगों का नाम की बात बताने का कोशिश करा। जैसे कुछ बीमारी आते हैं जो किसी एक मौसम में ही आते हैं, है ना। कुछ कॉन्टेजियस होते हैं जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं किसी से। कुछ होते हैं कुछ आपके कुछ एक्टिविटीज किए, कुछ काम किए, उससे एंडेवर हो गया। कुछ एपिडेमिक नेचर के भी रोग आते हैं। फिर इडियोपैथिक डिजीज भी आते हैं। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है? arising from the unknown causes। फिर लंग्स का प्लूरल इफ्यूजन, डिसेंट्री, क्रूप, स्कारलेटिना, टाइफस, कुकिंग कफ इत्यादि काफी रोग का उन्होंने अध्ययन किया था। और इस अध्ययन करने के बाद में उन्होंने देखा कि इन सभी में जहां पर भी रिलैप्सिंग होता है, बार बार उसको देसिंग मेरे दवा दे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर देने के बाद में दवा रोग नहीं ठीक होता है, तो मुझे कुछ नया तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना। ऐसा सोचने का जरूरत होता है। हम लोग ये सोचते हैं अगर नहीं ठीक हो रहा तो कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो कारण ढूंढने के लिए उन्होंने 13 में वह कहना शुरू करते हैं कि मैं रिपीटेड फेलियर्स, ताकि मैं अपने चिकित्सा के रिपीटेड बार बार जो मैं फेल कर रहा हूँ उसके आधार पर रोग को ठीक करने के लिए मैंने जो प्रयास किया वह मुझे कुछ नया जानकारी को दिया, है ना। उसके आधार पर मुझे काफी जानकारी मिला। और ये कहते हैं व्हेन अनफेवरेबल ये रिजल्ट्स जो मिले गए वो काफी माने काफी फेलियर्स का परिणाम है ना। जीवन में जो आप रोगी देखते हैं तो रोगी सभी रोगी ठीक नहीं होते हैं। तो हम लोग जब रोगी ठीक हो जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, और रोगी जो ठीक नहीं होते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। ये हमारे लिए एक रोगी चिकित्सक के लिए सही नहीं होता है। जो रोगी ठीक नहीं हुए वह आपके लिए चिंतन का विषय होना चाहिए, है ना। चिंतन का विषय होना चाहिए, और चिंतन के विषय तब होगा तो आपको आगे आने वाले रोगी के लिए भी आपको कुछ समाधान मिल पाएगा, ऐसा डॉक्टर हेनीमैन ने कहा। तो इसीलिए कहा कि छोटे छोटे प्रयास से मैंने काफी कोशिश किया था, और काफी कोशिश किया था रिपीटेड फेलियर्स के बाद में, और मैंने उसको देखने का कोशिश की। तो ये डॉक्टर हेनीमैन का अपना विचार को उन्होंने आपके सामने में रखा। तो इस कहते हैं कि रिपीटेड फेलियर्स का जो ट्रीटमेंट है
वह जो उसके लिए क्या होता है कि क्या आपके सवाल मन में ये सवाल आ सकते हैं, जैसे कि क्या हमने जो दवा दिया था बहुत कम मात्रा में दिया था, है कि नहीं? ये भी हो सकता है ड्यू टू। दूसरा हो सकता है कि हमारे पास में दवा का स्टॉक कर हम हमारे पास में दवा की जानकारी बहुत कम है ना। आपके डॉक्टर एनिमल के सामने समय में तो दवा का स्टॉक बहुत कम था ही, और दवा की लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा था। तो या आज के समय में हम लोग के समय में क्या है कि दवा का संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे संज्ञान में दवा का संख्या बहुत कम है। हम बहुत सी दवा के नाम भी नहीं जानते हैं। तो ये डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। क्या हमने पोटेंसी को कम दिया? क्या हमारे पास में दवा उतनी नहीं थी जिसको जाने हुए दवा को जो मैंने इस्तेमाल किया वो उसमें उसके बाहर की दवा थी, कोई और दूसरा दवा होना चाहिए था, है ना। लेकिन डॉक्टर हेनिमैन कहते हैं कि इसके बाद भी कुछ नए मेडिसिन के प्रूविंग हुए, उसके बाद भी वही क्रम जारी रहा। इसके बाद भी वही क्रम जारी रहा, यानी कि हमने और पढ़ा और देखा, नया प्रूविंग भी हुआ, उसके बाद भी फेलियर्स हो रहे थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग रोज मेडिका मेडिका को नया दवा को पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम लोगों को ज्ञान जो अधूरा रहता है। तो ये चीज जो है मेडिसिन का एडिशन, तो ये कहा कि ये कारण नहीं हो सकता है कि पोटेंसी कम हुआ या दवा नॉलेज है, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ जो मेडिसिन है ये सफिशिएंट कॉज नहीं है, आप उसमें से भी आप दवा को अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं कि वाइटल फोर्स जो है, तो लॉन्ग लास्टिंग क्योर को लाने के लिए डॉक्टर हेनिमैन ने कहा कि कुछ बेस्ट कवर प्रेजेंटिंग सिम्टम्स के अलावा कुछ कंप्लीट रिकवरी पर लाने के लिए कुछ न कुछ अधूरापन है ना, कुछ न कुछ अधूरापन है। इसका इसका उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं आपको 14 अप्रैल के आसपास में। और इसलिए कहते हैं बहुत सारे सवाल है, वाइटल फोर्स कैन नॉट efficiently produce any true lasting recovery to in chronic malady even with the help of homeopathic medicines with the best cover of its present symptoms. Present symptoms, प्रेजेंट सिम्टम्स का मतलब जो आप देख रहे हो, जैसे अभी हम लोगों ने रोगी देखा और प्रेजेंट सिम्टम्स उसका पाइल्स है ना, सॉरी उसका प्रेजेंट सिम्टम्स जॉइंट्स पेन, तो आप उस पर आधारित हो रहे हो। लेकिन अगर आप उसके पास्ट में नहीं जाते हो, तो पास्ट में हमने देखा कि उसको पाइल्स भी हुआ था, है ना, उसके बहुत सारी चीजों को मैंने जाना, और उसके तो क्या हुआ कि ये, और उसके बाद में उसने ऑपरेशन भी कराया, तो ये कॉम्प्लिकेट हुआ कि नहीं? तो ये कॉम्प्लिकेट हुआ, तो इस कारण को आप नजरअंदाज करके खाली प्रेजेंटिंग सिम्टम्स को लेंगे, तो प्रेजेंट वस्तु जो प्रेजेंटिंग पैथोलॉजी को लीजिएगा, कहिएगा कि यूरिक एसिड बढ़ गया है तो हम लोग को दवाई चाहिए। तो यूरिक एसिड बढ़ना, यूरिक एसिड का पेशेंट वास्तव में यह है कि नहीं है, ये भी सवाल उठता है ना। क्या हुआ, किसी दूसरे चीज का रोगी था, लेकिन किसी परिस्थिति वश उसके अंदर में ब्लड में यूरिक एसिड का डिपोजिशन शुरू हो गया, है ना। ये सब सवाल हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए। तो ये डॉक्टर हेनिमैन ने कहा ये वाइटल प्रिंसिपल्स जो है तो सफिशियंट नहीं होता है कभी कभी उस कंप्लीटनेस को देखने के लिए, और केवल प्रेजेंटिंग, कहते हैं कि सामने में जो दिखलाई पड़ता है उसके पीछे में बहुत बड़ा कहानी होता है ना। जो सामने में जो दिखलाई पड़ता है, हम लोग क्या हिंदी में एक अंग्रेजी में कहावत, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो सभी चमकते हैं वह सोना नहीं होता है कि नहीं? जो सभी चमकते हैं वह सोना नहीं होता है। तो आप किसी को अच्छा से पॉलिश कर दीजिए तो वह सोना के दिखलाई जैसा है, रोल्ड गोल्ड है, ये सब आपको बहुत सारे बाजार में मिलते हैं जो कि एकदम लगता है कि ओरिजिनल सोना के जैसा है, लेकिन वो सोना नहीं होता है। तो सोना को देखने के लिए परखने चाहिए, और परखने का मतलब क्या होता है, उसके 3 फेनोमेना में आपको जाना चाहिए। पहला, जो सामने में दिखलाई पड़ रहा है ना, कहते हैं कि जो सामने में दिखलाई पड़ रहा है ये हमारा पहला दृश्य है। उसके बाद में उसका उसका काम क्या है, क्या कर रहा है ना, उसका फंक्शंस क्या है। अब उसके बाद में जाएंगे उसके बनावट पर, उसके स्ट्रक्चर पर देखने के लिए।
ये हमारा विजन कहाँ पर डेवलप करना है, उसके आपको रास्ता कहाँ है, शुरुआत हो रहा है जो सामने में प्रदर्शन हो रहा है। हम कैसे प्रवेश किए रोगी में, सामने में बैठा हुआ रोगी जो बता रहा है उसके माध्यम से प्रवेश किए। उस प्रवेश के कारण उसको क्या फंक्शन हो रहा है उसके, तो उसको दर्द हो रहा है, ये उसके माध्यम से हमने आगे का यात्रा किया उस फंक्शन की यात्रा से। तो मुझे उसके स्ट्रक्चर में जाने का कोशिश, स्ट्रक्चर मतलब पूरे शरीर का अध्ययन, पूरे चीज का अध्ययन। तब हमको कंप्लीट पिक्चर मिला कि इसको जो है तो इसको पहले पाइल्स हुआ था, पाइल्स के पहले इसके ऑपरेशन हुआ था, इसके फैमिली हिस्ट्री में हार्ट का प्रॉब्लम है और ये दवा। अब पूरी कहानी बदल जाती है, पूरी कहानी बदल जाती है आपको अगर प्रेजेंटिंग सिम्टम्स को देख करके और पूरी कहानी को देखने के बाद में जब आप दवा को चुनेंगे तो पूरी की पूरी कहानी जो है तो उसमें बदलाव आ जाता है। यह एक हम लोगों के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा, यह प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी होता है कि आपको रोगी के साथ में बैठिए, रोगी के साथ में बैठिए। ये डॉक्टर हेनिमैन ने यहाँ पर इस बात को, लेकिन मैं इस बात को कर इसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि रोगी के साथ में बैठ करके कुछ समय को व्यतीत करना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। कहा कि यही कारण है, यही मूल कारण है जिसके कारण मैंने थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज का खोज कर पाया। एक पांचवें 15 में कहते हैं इन्हीं सब कारणों से जब मैं पूरी को पूरा इसमें जांच पड़ताल शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मुझे इसके अंदर में पूरा का पूरा कहानी मुझे नजर में आने लगा। ठीक है ना। उसके बाद में कहते हैं उसके बाद में डॉक्टर हेनिमैन आते हैं अब कहने के लिए ये जो रियल क्योर और एक कहते हैं कि एक रियल क्योर किसको कहेंगे कि रियल क्योर कहेंगे, और एक हुआ कि क्योर ऑब्जर्व्ड क्योर, जो देख रहे हो उसको क्योर। ऑब्जर्व क्योर का मतलब हो गया क्या कि पेशेंट को दवा दिए और आपके लक्षण गायब हो गए, तो ये ऑब्जर्व है, लेकिन क्या वह ठीक हुआ, नहीं हुआ ठीक, क्योंकि वह रियल क्योर नहीं हुआ। क्योंकि और रियल क्योर ऑब्जर्व्ड क्योर को आप ठीक कर देते हो तो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स गायब हो जाते हैं, लेकिन रोग गायब नहीं होता है, वह फिर से उभर करके आ जाएगा, फिर से वह सामने के चलिए वह अनक्योर्ड रह जाएगा। तो रियल क्योर करने के लिए ऑब्जर्व्ड क्योर, केवल लक्षण का गायब हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लक्षण आकर के रोगी देगा, बताएगा, रोगी भी बहुत खुश कि मेरा सारा दर्द गायब, तो आप उसमें भी खुश हो गए और आपने आगे के लिए कुछ सोचा नहीं। कुछ समय के बाद में आएगा, कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे रोग तो फिर बढ़ गए, फिर वैसे के वैसे हो गए, तो ये ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो रियल क्योर नहीं हुआ, आपने उसके ऑब्जर्व क्योर को टेम्पोररी क्योर हुआ और वो परमानेंट क्योर में लीड नहीं किया। और ये तो 1816 से लेकर के 1817 तक, 1816 से 1817 तक डॉक्टर हेनिमैन ने अपने सारे जो फेल किए थे जहां जहां जिस जिस रोगों में, उस रोगियों का हिस्ट्री का उन्होंने अध्ययन किया, है ना, उसका अध्ययन किया। और उसके बाद में अध्ययन करने के बाद में उन्होंने देखा कि कहाँ पर हम इस रोगी में क्या चीज नहीं देखा, है ना, इस चीज को देखें। तो उन्होंने सभी जगह देखा कि प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हमने तो देखा था, लेकिन उसके पास्ट हिस्ट्री को हमने नहीं देखा, उसके पास्ट हिस्ट्री को हमने नहीं देखा। इसके लिए बहुत बड़ा एक गाइडलाइंस मिला कि हाँ तुमको एक जगह पर और जाना होगा, तो अब उसके प्रति इतिहास का अध्ययन करना शुरू करो, है ना, उसके इतिहास का अध्ययन करना शुरू करो। इतिहास का मतलब उसके पास्ट हिस्ट्री का अध्ययन करना शुरू करो, उसके फैमिली हिस्ट्री के बैकग्राउंड का करना शुरू करो। क्योंकि मैन जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो सामने में जो होता है उसके पहले उसके पीछे में क्या होता है, पूरा का पूरा इतिहास होता है, उसका बैकग्राउंड होता है। सामने में जो होता है उसके पीछे में पूरा का पूरा इतिहास होता है, और पूरे इतिहास के बिना आपको उस मनुष्य की का परिचय नहीं मिल सकता है, वह अधूरा परिचय होगा। सामने में जो दिखाई पड़ रहा है उसके विषय में आपको विशेष जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा। तो इंसाइट और डीप परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, इंसाइट और डीप, इंसाइट मतलब कि भीतर उसके गहराई तक देखने का,
खाने का आदत डालना हम लोगों के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा। और 1827 में डॉक्टर फुटनोट में कहते हैं 16 के पॉइंट नंबर सॉरी पैराग्राफ नंबर तो ये देखा था कि डॉक्टर हैनीमैन ने कहते हैं कि 1827 में मैंने कुछ लोगों को बताया, मैं पहले पर नहीं बताया अपने बीच में है, क्योंकि मैं अपने पहले मैं खुद अपने आप को देख लूं, उसके बाद में मैं कुछ लोगों को दो अपने कुछ इस डिस्कवरी को केवल दो साथियों को मैंने बताया, उनके साथ में जो रहते हैं उनको मैंने उनके साथ में शेयर किया अपने व्यूज को। और उसके बाद में क्योंकि मैं पूरे संसार को बताने के लिए कोई नया नॉलेज हो, और मैं नहीं चाहता हूँ, डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो खोजा है, मैंने जो देखा है, अध्ययन किया है और मैंने जो रहस्य को पाया है वो मेरे स्तर तक ही सीमित हो। इसीलिए मैंने कोशिश किया इस रहस्य को दूसरे में भी बताने का, दूसरे के माध्यम से भी इसको शेयर किया जाए, क्योंकि अगर क्योंकि एक जगह एक पीढ़ी में रिसर्च कंप्लीट नहीं होता है, साइंस कंप्लीट नहीं होता है, तो एक यात्रा है। ज्ञान आपने जितना अर्जित किया उस ज्ञान को फिर आगे की पीढ़ी ले जाएगा, आगे की पीढ़ी ले जाएगा, तो वहीं से चलेगा जहाँ से एक रिले रेस के जैसा हो जाता है ज्ञान का। इसलिए उन्होंने कहा कि 1827 में डॉक्टर ने इसे जो है अपने जो एसेंशियल डिस्कवरी हुए, एसेंशियल डिस्कवरी क्या हुआ वहां पर, द बैकग्राउंड रिलेटेड टू द डिजीज विच इज द डिजीज विच इज रिलैप्सिंग, उसके आधारशिला क्या है, यही उनका उस समय तक उनकी खोज हुई थी। और यही खोज जो है तो इनके भविष्य के खोज जो है 16 मार्च की खोज की ओर इनको ले गया। तो आज हम लोग इतने ही तक रखते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि हम लोग का आज यहाँ से इसके बाद में हम लोग आएंगे इसका लास्ट 2 लेक्चर्स में इसके फर्स्ट 126 को कंप्लीट करेंगे।